अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ समीर इब्राहिम है और सईद काजी। नाजरीन, आज पूरी दुनिया में माजूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और ये दिन ऐसे लोगों के साथ इजहार यकजहती और उनके मसाइल को उजागर करने का दिन है। पूरी दुनिया में ऐसे अफराद का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है, इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल किया जाता है, उन्हें माशरे में अपनाहियत का एहसास भी दिलाया जाता है। लेकिन शायद हमारे यहाँ सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में माजूर अफराद के क्या मसाइल हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर कमालुद्दीन है, FC कॉलेज में प्रोफेसर हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान में माजूर अफराद को किन किन मुश्किलात का, किन मसाइल का सामना, उसे कैसे दूर किया जा सकता है। इसके अलावा इस्लामाबाद स्टूडियो में भी हमारे साथ मिस शबनम होंगी। ये शबनम वो खातून है जिन्होंने कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम में कॉल की थी और माजूर अफराद को जो मसाइल होते हैं, जिन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, ख़ासतौर पर उनके स्कूल में कुछ माजूर अफराद की प्रॉब्लम्स थी, उसके बारे में उन्होंने हमसे डिस्कस किया था। उनसे आज इसी पर बात करेंगे। दूसरी जानिब आज हम बात करेंगे MQM के कायद अल्ताफ हुसैन की, जिनका ये कहना है कि कराची में नई हल्का बंदी MQM का वोट बैंक तोड़ने की एक साजिश है। याद रहे कि हल्का बंदियों पर सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने ये रिमार्क्स दिए थे कि ऐसी हल्का बंदियां की जाएं जिससे किसी एक जमात की इजारादारी ना हो। आज का जो हमारा सवाल है, सवाल हमारा माजूरों के आलमी दिन से जुड़ा है। सवाल हमारा ये है कि क्या माजूरों के आलमी दिन के लिए कानून साजी करनी चाहिए और आप समझते हैं कि ये कानून साजी हो सकती है। इस पर आज आप अपनी राय दीजिए और टेलीफोन कॉल भी कीजिए और कोशिश कीजिए कि आज हम पे इसी टॉपिक पे माजूरों के आलमी दिन पर ही बात करें। इसके अलावा और बहुत सी अहम खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए सबसे पहले काजी साहब से पूछते हैं। जी, आगाज में मैं उसी खबर का जिक्र करूंगा जो पहले भी हम कर चुके हैं, जो IMF की मॉनिटर रिपोर्ट 2012 है, जो अभी रिसेंटली IMF ने हमारा किया है, एस्टिमेशन की है, उस पर हम बात कर चुके हैं। मगर आज हम खास तौर पर कुछ फिगर्स डिस्कस करेंगे क्योंकि सिर्फ इलेक्शन ही हमारे करीब नहीं आ रहा है, एक इम्पेंडिंग इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ रहा है। तो क्या हम उससे डील करने के लिए इस वक्त ज़हनी तौर पे और अमली तौर पे तैयार हैं या नहीं, इस पर बात करेंगे। फिर इसी तरह एक और ख़बर KESC के बारे में है कि इनके जो टैरिफ हैं इसमें 15 पैसे का जो उन्होंने ले रखे हैं, वो इसलिए कि जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो प्राइवेटाइजेशन से पहले के एम्प्लॉइज़ थे, उनको पैसे देने के लिए। मगर अब सूरत हाल ये है कि उनमें से 7,000 सैक हो चुके हैं और बिलियंस ऑफ रुपीज़ इस मद में वो इकट्ठे कर रहे हैं। और फिर ये कि इनको 10 अरब रुपए की माहाना सब्सिडी मिलती है। जब ये प्राइवेटाइज नहीं हुआ था तो तब 1.5 बिलियन की मिला करती थी। तो ये बिलियंस कहाँ जा रहे हैं और कौन इसे देख रहा है, इस पर बात करेंगे। और फिर शाजिया, ये जो 14 टन एक्सप्लोसिव्स पकड़े गए हैं कोयटा में, अब ये इतनी बड़ी मिकदार है। अब मेरा सवाल, और वाई आई पिक दिस स्टोरी फॉर टुडेज प्रोग्राम, वो ये है कि ये कहीं से 14 टन आ रहा था, कोई लेके आ रहा था। तो हम क्या कोई टेस्ट केस बनाएंगे, उन लोगों तक पहुंचेंगे जिन्होंने इस तरह बारूद के ढेर पे खड़ा कर दी है बलूचिस्तान को? और अगर हम उनको नहीं करते तो फिर इसका मतलब कोई क्राइमस है किसी जगह पे, इस पे बात करेंगे। और फिर एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी, स्ट्रास काहन बड़े मशहूर हुए थे IMF के, इनका एक नया स्कैंडल आया है और बड़ा खौफनाक है। इससे पहले एक मेड ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था और ये सदर बनते बनते रह गए फ्रांस के। अब ये क्या स्कैंडल है, ये देखेंगे कि उनकी जो रूलिंग क्लास है, क्या वहाँ भी यही एक जैसे ज़बू हाली कहते हैं वो हमें नज़र आ रही है। और आखिर में ज़ाहिर है LPG की कीमतें हफ्ते में 2 बार बढ़ गई। तो ये क्या करेंगे लोगों के साथ, इस पर आज बात करेंगे। शाजिया, जनरल इशफाक परवेज़ कियानी जो हमारी फ़ौज के सरबराह हैं और हमारी फॉरेन मिनिस्टर हिना रवानी कर ये ब्रसल्स जा रहे हैं नेटो हुकाम के साथ अफ़गानिस्तान के मामले पर और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसके हवाले से बड़े मीनिंगफुल डायलॉग होने जा रहे हैं। इसका तज़किरा करेंगे कि क्या वहाँ पर एजेंडा है और पाकिस्तान किन चीज़ों को, किन गोल को परस्यू करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी डोमेस्टिक ख़बर मैंने चुनी है, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने अब आखिरी मोहलत दी है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कि 14 दिसंबर को वो आएँ और ये बताएं कि गुज़श्ता 10 साल में जो 3.5 अरब रुपए का जो बजट था, जो ख़र्चा किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो कहाँ खर्च किया, उसके बारे में अरकान पार्लियामेंट को आगाह करें। दूसरी खबर मैंने मिनॉरिटीज़ की उठाई है शाजिया। कराची में एक मंदिर था हिंदुओं का, 50 साल पुराना मंदिर, उसको किसी बिल्डर ने आके उसको मिसमार कर दिया है। तो वो एक जो यहाँ पर अक़लियतों की एक उनको अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है, क्या सूरत हाल है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, उसके हवाले से भी बात करेंगे। कल एक और भी वाक़या हुआ, शाम को PIA की एक परवाज़ कराची से इस्लामाबाद आ रही थी, उसमें चीफ जस्टिस भी थे और भी बहुत सारे अहम अकाबरीन थे, लेकिन वो 2 घंटे तक वहाँ पर फंसी रही एयरपोर्ट पर, रनवे पर, क्योंकि शायद उसके इंजनों में ख़राबी हो गई, कुछ कहते हैं कि आग लग गई। और फिर वो PIA का हाल क्या है,
ये किसने हाल किया और क्या आगे चलकर कोई सूरत हाल बेहतर होगी। और फिर शाजिया ज़रूर जिक्र करेंगे मोहम्मद आसिफ का, जो स्नूकर के आलमी चैम्पियन बन गए हैं। बड़े गरीब घराने से, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है, लेकिन टैलेंट इतना है इस कौम में, हुकूमत ना भी हो साथ, स्टेट ना भी मदद करे, तो फिर भी पूरी दुनिया में ये कौम अपने जौहर दिखाए। चलिए ठीक है, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मजदूरों का आलमी दिन हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 1992 में इसका बाकायदा आगाज हुआ और दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 15% जो है ये माजूर अफराद पर मबनी है, इसलिए समी साहब इसको दुनिया की सबसे बड़ी अक़लियत कहा जाता है। हम अक्सर अपने प्रोग्राम में अक़लियत की बात करते हैं। ये इंटरेस्टिंग बात कही है। दर हकीकत 1976 में ये फैसला किया गया UN जनरल असम्बली में कि 1981 को जो माजूरों का आलमी दिन मनाया जाएगा, पूरा ये जो साल होगा, ये कहा गया कि ये मजदूरों का होगा, क्योंकि डिसेबल लोग जो हैं, जैसे आपने बताया, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इस वक्त। दुनिया की पॉपुलेशन तकरीबन 7 बिलियन है और उनमें से 1 अरब जो लोग हैं वो किसी ना किसी तरीके से डिसेबल है। लेकिन साइंस ये बताती है कि हर शख्स जो दुनिया का है किसी ना किसी स्टेज पे जाके उसको डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ता है। तो दर हकीकत ये जो दिन है या ये जो मामला है, ये सारी दुनिया के इंसानों को दरपेश है। अगर आज हम डिसेबल नहीं है तो कल को जिंदगी में ये चीज हम पर भी आनी है, जो अभी तक डाटा है उसमें बताया गया। फिर शायद ये हुआ कि 82 से 92 तक जो 10 साल थे, अक़वाम मुत्तहिदा ने यह भी करार दिया कि ये 10 साल जो है ये माजूरों के जो मसाइल हैं उसको हाईलाइट किया जाएगा। और फिर 92 के बाद से 3 दिसंबर अब तक हर साल ये मामला किया जाता है। अच्छा, इसमें जो ज्यादातर लोग जो बेचारे शिकार हैं डिसेबिलिटी का, वो जो अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं वो कहा जाता है, क्योंकि ये जो 7 अरब की मैंने दुनिया की पॉपुलेशन आपको बताई है ना, इसका सिर्फ 3% हिस्सा जो है वो दुनिया के उन ममालिक में रहता है जिन्हें हम डेवलप्ड वर्ल्ड कहते हैं। बाकी 97% जो लोग हैं वो सारे के सारे ऐसी दुनिया में रहते हैं जो गरीब ममालिक जिनको कहा जाता है या तरक्की पजीर ममालिक कहा जाता है। तो वहां पर जो लोग हैं वो उनके जो मसाइल हैं वो बहुत ज्यादा। इस दिन का मकसद ही है कि इन लोगों के मसाइल को उजागर किया जाए। डॉक्टर कमालुद्दीन हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है, FC कॉलेज में प्रोफेसर है। डॉक्टर साहब ने अपनी जिंदगी आंखों के साथ भी देखी है, तो इसलिए बेहतर तौर पर हमें बता सकते हैं कि अब इन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आपने हमें अभी प्रोग्राम से पहले जब बात हो रही थी, आपने बताया इससे पहले आपकी जो बिनाई थी वो थी, आप FSC अपने FSC कर रहे थे। जी हाँ, FSC कर रहे थे, तो जब आपकी आंखों की बिनाई चली, थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री बताएं और उसके बाद आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो जी मैं आप लोगों के दुनिया न्यूज़ के शुक्रिया अदा करता हूँ, दुनिया TV का, कि उन्होंने माजूरों के दिन में माजूरी के साथ जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है उनको हाईलाइट करने की कोशिश की। सबसे पहले तो मैं FSC के स्टूडेंट था, FC कॉलेज में ही पढ़ता था। जी जी। तो मुझे बुखार हुआ जिसको TB मेनिंजाइटिस कहता है, जो उर्फ़ आम में गर्दन तोड़ बुखार भी कहलाया जाता है। उसके वजह से मेरा दोनों आंखें ज़ाया हो गया। कोशिश की इलाज के लिए, पूरा दुनिया के, पूरा पाकिस्तान के, फ्रॉम खैबर टू कराची में गया हूँ, डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास, होम्योपैथ्स, ये स्पिरिचुअल हीलर्स के पास गया हूँ, लेकिन चलो अल्लाह को मंजूर नहीं था। मैंने यही सोचा कि चलो अब ये तो ब्लाइंडनेस तो मेरा मुकद्दर बन गया है, तो इसको क्यों ना मसलन इसको बेहतरीन फ़ायदा उठाया जाए। मैंने आई स्टार्टेड माई स्टडीज अगेन। तो मैंने FSC तो कर नहीं सका, FA किया, BA किया, MA किया, FC कॉलेज में लेक्चर लग गया। अच्छा। उसके बाद 93 में पंजाब यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर के लिए MPhil प्रोग्राम शुरू हुआ था। ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पंजाब यूनिवर्सिटी। मैंने वहाँ, मुझे एडमिशन मिल गया और वहाँ से आई एम द फर्स्ट ब्लाइंड पर्सन टू डू MPhil फ्रॉम द पंजाब यूनिवर्सिटी। उसके बाद जी मुझे ये फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिला। मैं लॉयला यूनिवर्सिटी में जाके इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑन अमेरिकन लाइफ एंड लिटरेचर किया है। उसके बाद दोबारा मुझे फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिला है, तो मैंने PhD किया है अमेरिकन लिटरेचर के ऊपर। मेरा डिसर्टेशन के थीसिस टाइटल था जी मदर अटर्स सबवर्जन एंड
सबवर्जन इन ग्विंडन ब्रुक्स अर्ली पोएट्री, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे एफसी में दोबारा पढ़ा रहा हूँ जी। मैं ये है मेरे छोटे से अच्छा, मैं एक आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ। जी। ये एक बहुत बड़ी डेवस्टेशन होती है कि इंसान के पास एक सलाहियत हो, और आप क्या कहेंगे उन लोगों को जो आपको सुन रहे हैं, जो खुदा न खास्ता इसमें मुब्तला हो सकते हैं, कि क्या पहला रिस्पांस हो, और वो जो साइकोलॉजिकल और जो बड़ा शॉक लगता है आदमी को बाय लूजिंग अपनी एक बड़ी अहम सलाहियत लूज, तो कैसे आपने कैसे डील किया जब आप पे ये विपदा आन पड़ी, और लोगों को आप क्या एडवाइस करेंगे? काजी साहब, मेरे भी यही हाल था। पहले तो मेरे भी इस डिवस्टेशन से टोटली डिप्रेस हो गया था, मैं डिप्रेशन के शिकार हो गया था। लेकिन आस्ते आस्ते दोस्तों के मदद से मुझे रियलाइजेशन भी हुआ कि मैंने कहा इससे तो मैं बिल्कुल ही जो पिटिएबल क्रीचर जिसको कहते हैं वो बन के रह जाएंगे। क्योंकि मैं एफसी कॉलेज में पढ़ता था, ब्लाइंड हो गया तो गांव वापस चला गया। गांव में मुझे देखता यही कहता, ये क्या इस ये बेचारा के क्या बनेगा। ये बेचारा जो था ना लफ्ज मुझे अच्छा नहीं लगता था, ठीक है ना। फिर मैंने यही सोचा कि मैंने कहा चलो अपने आप को थोड़ा सा कंपोज किया, अपने आप को पुल अप किया। फिर उसके बाद मैं दोबारा एफसी में ज्वाइन कर लिया। उसे ऑब्वियसली मैं प्राइवेट दिया है एफए के इम्तिहान, बीए में मैंने एफसी में दोबारा ज्वाइन किया। तो मेरे चंद दोस्त यहाँ पर अच्छे दोस्त मिल गए थे। तो आजकल दोनों डॉक्टर है, डॉक्टर कमर और डॉक्टर मसूद, उन्होंने मुझे ये रिकॉर्डिंग करके देते थे। मेरे दो प्रोफेसर साहब थे, परवेज डीन साहब, वो मुझे क्योंकि ब्रेल में किताबें अवेलेबल नहीं थी और सोर्स भी नहीं था, तो आपको पता है कि मुझे रिकॉर्डिंग की भी जरूरत, रिकॉर्ड करके टेप रिकॉर्डर कैसेट्स पे रिकॉर्डिंग करके दिया करते थे वो लोग। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में डिसेबल लोगों को किस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है और किस हद तक किया जाता है? फैसिलिटेट जी आपको मैं बतलाऊँ मैडम शाजिया कि कम अज़ कम एक यूनिवर्सिटी है जो गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ पर है इन लोगों के लिए। आपको पता है कि कंप्यूटर लैब भी बना हुआ है, पहले भी इनको मदद मिलते थे। और किनेट कॉलेज में किसी ज़माने में एक रिकॉर्डिंग सोसाइटी भी बना था फॉर द ब्लाइंड, ठीक है जी। तो लेकिन आजकल जो है तो मुझे ये गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा कहीं भी नज़र, मैं अपने कॉलेज में भी कोशिश कर रहा हूँ। हमारे कॉलेज में भी अब ये अपना यूनिवर्सिटी एफसी कॉलेज जो है उसमें भी इन्होंने एक कंप्यूटर पर ब्लाइंड के लिए स्पेशल कॉर्नर बना लिया उन्होंने, और होपफुली इट विल स्टार्ट दिस ईयर। और इंशाल्लाह जी मेरा ख्याल है कि अब अवेयरनेस आ रहे हैं आस्ते आस्ते लोगों में कि जी ये डिसेबल लोगों को मदद करने का। और मैं एक चीज़ आपको बतलाऊं कि सुनने वालों को, ये पर्टिकुलरली जो मेरा बहन भाई है, मेरे अजीज़ है, बच्चे हैं, उनके लिए मेरा एक मैसेज है, डिसेबिलिटी इज नॉट इनएबिलिटी। डिसेबल हो सकता है, उसके अपना एबिलिटी को, उस एबिलिटी ज़ाया नहीं हो जाता है, ठीक है ना जी। डिसेबिलिटी इज़ नॉट इनएबिलिटी। हम अगर इसको अपने सलाहियतों को बरूए कार लाएंगे तो वी कैन लीड ए नॉर्मल लाइफ। मुश्किलात है जी पाकिस्तान में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, क्योंकि हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। तो हमारे लोग हमें यही समझते हैं कि एक दफ़ा जिस्म के, आंखें तो दूर की बात है, आप डेफ हो जाए, डम्ब हो जाए, मसलन छोटा सा मसलन आपको पता टांगों में माजूरी आ जाए तो कहते हैं जी कि ये खत्म हो गया जी, ये बंदा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन ये मैं आपको छोटा सा मैं बतलाऊं, ये माजूरी जो तो एक एहसास है जी, ठीक है जी। अब इसको एहसास को हम बहुत ज्यादा बढ़ा लेंगे तो यही होगा कि आपको आप बिल्कुल ही माजूर हो जाए, कमजोरी ना समझा जाए। हाँ जी, ठीक है, कमजोरी ना समझा जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपने कहा अपनी गुफ्तगू में कि मुझे लफ्ज जो बेचारा था इससे बड़ी एक वो आपको तहरीक हुई और आपने कहा कि ये मैं बेचारा नहीं हूँ। ये जब सारा आपने ओवरकम किया, इतनी आपने स्टडी भी की, तो इमोशनली बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आप कुछ हमारे साथ शेयर करेंगे कि इस सारे टाइम में जब आप ये सारी स्ट्रगल कर रहे थे तो सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ थी वो अपने दोस्तों में से, फैमिली में से किसने आपको दी? पहले तो जी मेरे, आपको पता है क्योंकि हम नौजवान थे तो आपको पता है कि दोस्तों के साथ होते थे, लेकिन मेरी वालदा, मेरी बहन, इन्होंने बहुत मुझे मदद की है शुरू में, और मेरे दोस्त और मेरे दोस्तों ने बहुत मुझे आसरा दिया, सहारा दिया, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, ठीक है। और सर उसके बाद मेरी बेगम है जी, शादी हो गई तो शी वाज ऑल द टाइम बाय माई साइड। ये काजी साहब को भी पता है,
और ये आपको पता है कि उन्होंने मुझे एमफिल कराने में, आपको पता है कि एक तरफ तो घरेलू काम काज थे, अपने बाकी बच्चों को भी वही स्कूल छोड़ने जाते थे, तो अब जो है तो मुझे भी एमफिल के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में एफसी कॉलेज से खुद गाड़ी ड्राइव करके सुबह 9 बजे क्लास लगते थे, तो बच्चों को छोड़ के मुझे भी साथ बैठा लेते थे, तो मुझे गाड़ी पे छोड़ने आते थे जी, आती थी वो, ठीक है जी। तो उसके बाद से जब अमेरिका गया हूँ पीएचडी करने के लिए भी, उस टाइम भी वो एक आपको पता है कि उस मेरी बेगम की वजह से ही मैं चला गया था, और वहाँ पर ही आपको पता है कि ये पता था कि शी कुड मैनेज इट एंड शी डिड मैनेज इट, और शी मैनेज इट मच बेटर देन मी, ठीक है जी। वो तो नजर आ रहा है जी। जी अच्छा, आप बाहर भी गए, पीएचडी आपने की, बाहर और यहाँ के क्या आपको फर्क नजर आया? बाहर के डिसेबल लोगों में वहाँ उनका किस तरह ख्याल रखा जाता है, या ट्रीटमेंट आपको कैसा लगा बाहर यहाँ के निस्बत? बाहर जी देखो, उनके कानून बना हुआ है, उस कानून को उन लिटरली फॉलो किया, मनोन फॉलो किया जाता है, ठीक है ना, और आपको डिस्क्रिमिनेशन नज़र नहीं आएंगे माजूर और ये मसन इसके ये डिसेबल और एबल के दरमियान, ठीक है ना। दूसरी चीज़ जो है तो आपको पता उनके पास ट्रेनिंग सेंटर्स है, उन ट्रेनिंग सेंटर्स में मुझे आपको सबसे अच्छी जो चीज़ लगी है वो जी इंडिपेंडेंट लिविंग की ट्रेनिंग, माजूर अफराद के लिए पर्टिकुलरली फॉर द ब्लाइंड, उनको उन्होंने ट्रेनिंग दिया है इंडिपेंडेंटली किस तरह देखो इंडिपेंडेंटली, मतलब कि मसलन आपको एक फ्लैट में अकेला रह रहा है, ठीक है, आपको वहाँ पर उनके लिए गैजेट्स है, या आपको ओवन है या मसलन टेलीफोन है या मसलन बाकी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, उसको किस तरह मैनेज करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है, खाना किस तरह पकाना है, और ट्रेवलिंग किस तरह करना है, बसों पे किस तरह चढ़ना है, किस तरह जाना है, किसी का मोहताज ना रहा जाए। जी हाँ, एक उनके पास व्हाइट केन है, वो जाते हैं, और दुनिया को पता है कि व्हाइट केन वाला आ रहा है तो ये से ब्लाइंड पर्सन, तो अगर रास्ते में भी है तो आपको पता है कि रास्ता छोड़ देते हैं वो लोग। यहाँ पर इस तरह नहीं होता, हम आगे दे वोंट बम्प इनटू यू। मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था जी, अपने फ्लैट अपने कमरे में से, क्योंकि मुझे बाहर मैंने कमरा लिया हुआ था, तो यूनिवर्सिटी अकेले ही जा रहा था अपने ये व्हाइट केन के साथ, तो एक साइकिलिस्ट था, वो आपको पता है कि वो उसके साइड वर्क पे वो लोग साइकिल चलाता आ रहा था, उसने मेरे करीब आके ब्रेक मारा, लेकिन उसको ये नहीं अंदाजा, उस वक्त तक मुझे आके टच नहीं किया, कोई 2-4 फुट पीछे ही ब्रेक मार लिए थे उन्होंने, लेकिन उसने इतना कहती, आई एम रियली सॉरी सर, आई डिडंट रियलाइज दैट यू आर कमिंग, आई एम रियली सॉरी सर। तो देखिए इस तरह के सिविक सेंस होता है उनमें। मैं एक दिन जा रहा, ट्रेनिंग की जरूरत है। डॉक्टर साहब मुझे ब्रेक लेनी है, जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर बात करेंगे। इस्लामाबाद में हमारे साथ शबनम भी है, शबनम से भी बात करेंगे कि उनकी क्या मसाइल है। एक ब्रेक के बाद। रोशन रहे हर तरफ जिंदगी, हर घड़ी मुस्कुराती रहे, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं मजदूरों के आलम दिन की, कि किस तरह इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, किस तरह इन्हें मुआशरे का एक अहम हिस्सा समझा जाए। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मिस शबनम है, उनसे बात करते हैं। शबनम, चंद दिन पहले आपने हमारे प्रोग्राम में बात की, कॉल की, अपने मसाइल के हवाले से आपने बात की। आज आपका दिन है, बड़ा अच्छा मौका है हमारे प्रोग्राम में, आप अपने मसाइल को हाईलाइट कीजिए। किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है जब आप अपने स्कूल जाती हैं? थैंक यू शादिया, आपने मुझे ये मौका दिया। एक्चुअली बात ये, जैसे अभी कमालुद्दीन साहब कह रहे थे कि हम पाकिस्तान में जो अभी अवेयरनेस तो आ रही है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। मेरे पढ़ाई के दौरान भी हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स का जो है, क्योंकि मैंने 90 में मास्टर किया है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, उस वक्त इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ या अवेयरनेस ब्लाइंड के लिए नहीं थी जितनी कि अभी तेज़ी से अब 2012 में हो गई है। तो उस टाइम हमें प्रॉब्लम काफ़ी मुझे भी फेस करनी पड़ी उसके लिए, लेकिन टाइम कम है, तो इसके लिए बजाय इसके कि मैं अपनी पूरी स्टोरी बताऊं, तो इससे अच्छा है कि प्रेजेंट में जो हमें प्रॉब्लम्स हैं ब्लाइंड लोगों को स्पेशली, तो उसके लिए ये है कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि उनको पेपर के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है कि वो डिक्टेट करवाएं। तो अब जबकि ब्लाइंड लोग कंप्यूटर बहुत अच्छा जानते हैं, कंप्यूटर मास्टर हैं एक तरह से,
तो गवर्नमेंट लेवल पे ये होना चाहिए। जैसे ये बता रहे हैं कि लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज में ये है, तो ये हर जगह फैसिलिटीज़ होनी चाहिए इस तरह की कि कंप्यूटर सेंटर ब्लाइंड लोगों के लिए हो और वहाँ वो अपने कंप्यूटर के थ्रू अगर चाहें तो अपना पेपर सॉल्व कर सकें एग्ज़ाम में। उनको परमिशन होनी चाहिए, और अगर उनको ऑप्शन हो कि अगर कोई राइटर लेना चाहता है तो वो ले ले। और दूसरी बात शादिया सेकेंडली ये कि हमारे लिए गवर्नमेंट लेवल पे, जैसे आज आप इस दिन को डिसेबल का डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट लेवल पे तमाम इंस्टीट्यूशंस में होना चाहिए ताकि लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों में अवेयरनेस आए। लोगों को इसके बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं है। और शादिया आज हम 21st सेंचुरी में जो हैं वो एंटर हो गए हैं, लेकिन आज भी जहाँ अगर हम देखें कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में डेविड पैटरसन और बरतानिया में डेविड ब्लैंकेट और फिर जैसे लोग, और अब्दुल रहमान जो कि इंडोनेशिया के थे, अब्दुल रहमान वाहिद, और ये लोग जो कि ये ब्लाइंड थे, और क्लॉड मोने जो कि मेंटर था, वो पेंटर था और वो ब्लाइंड था, और इसी तरह से जॉन मिल्टन जो कि पोएट था, और लुई ब्रेल जिसने कि ब्रेल वो की, और जो है स्टीफन हॉकिंस जो कि कहते हैं कि मैथ्स और फिज़िक्स जो है वो 20वीं सेंचुरी में मैथ्स और फिज़िक्स उसके बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकता था, और उसकी पूरी की पूरी बॉडी पैरालाइज है। तो हम वो जो पॉलिटिशियन, म्यूजिशियन, पेंटर ब्लाइंड लोग हैं और डिसेबल लोग हैं वो, और हम अभी पाकिस्तान में ये है कि अगर हम किसी ब्लाइंड को कंघी भी करते हुए खुद देख लेते हैं तो हम कहते हैं अच्छा ये कंघी भी कर सकते हैं या वो भी। और मैं अच्छा शबनम, आप क्या समझते हैं कि हमारी सोसाइटी में डिसेबल लोगों को किस तरह से रिस्पांस दिया जाता है, किस तरह से उनकी केयर की जाती है? आप सेटिस्फाई हैं इससे? नहीं, मैं जैसे अभी कमालुद्दीन साहब कह रहे थे, ये जो बेचारे का लफ्ज़ है ना, बेचारा कह देना, और बेचारा कहकर एक इंसान की पूरी पर्सनैलिटी और उसकी पूरी स्ट्रगल जो है वो डैमेज होती है या पीछे चली जाती है, ज़ाया हो जाती है। मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मेरे रिज़ल्ट 100% आते हैं, मैं अगर औरों से ज़्यादा नहीं तो कम भी काम नहीं करती, लेकिन किसी ना किसी मौके पे मुझे पढ़े लिखे लोग, जैसे इशफाक अहमद ने कहा था, इस मुल्क को अनपढ़ों ने इतना ख़राब नहीं किया जितना पढ़े लिखे लोगों ने किया है। तो मुझे मास्टर लेवल जिन्होंने किया हुआ है और डिग्रीज़ है जिनके पास, वो मुझे साथ एक लफ्ज़ कह कर के है ये बेचारी, और वो सारी मेरे वो जो है मेहनत मुझे लगता है कि मेरी जैसे कि ज़ाया चली गई। हमें इस अवेयरनेस की ज़रूरत है, हमें ये अवेयर करना है। एजुकेट नहीं है लोग एजुकेट नहीं हुए हुए, उनको किया नहीं जाता। ऐसा सेमिनार्स गवर्नमेंट लेवल पे ऐसे इंस्टीट्यूशंस में किए जाएं और उनके लिए जो है वो इस तरह के प्रोग्राम के, जैसे आज आपके चैनल में ये आ रहा है, लेकिन इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कहीं किसी और चैनल पे इसका जिक्र भी किया जाएगा। इसमें मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि अब तो नंबर 1 चीज़ जो है, नंबर 1 पे जो आता है वो मीडिया आता है। और मीडिया पे मैं आपके प्रोग्राम जैसे है और भी प्रोग्राम जैसे थे अच्छे भी आते हैं, लेकिन साथियों मैं एक बात कहूँगी कि मीडिया पे मैंने देखा है कि ऐसे लोग भी जो कि दानिश्वर कहलाते हैं और जिनकी बात सुनी भी जाती है और लोग उनको बहुत पसंद भी करते हैं, वो अक्सर ऐसी चीज़ों का जिक्र करते हुए कि जिस तरह किसी को क्रिटिसाइज जब कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि देखो ये अंधे हैं, इनकी क्या आंखें नहीं हैं। हालांकि मैं दिन में सोचती हूँ कि गलतियों का ताल्लुक जो होता है वो आंखों से नहीं होता, वो तो बल्कि एक तरह से जहन से होता है, इंसानी अक्ल से होता है। तो ये फिर अगर जिसके पास आंखें नहीं है वो इनडायरेक्टली ये सोचता है कि हमें आंखें ना होना इतनी गलत बात है, यानी कि हमें बात करने का और उसमें जो है वो नहीं होता। और हमारे यहाँ अभी तक इस तरह के ड्रामे बनते हैं जिसमें एक ब्लाइंड पर्सन को बिल्कुल ही मजबूर और लाचार दिखाया जाता है, जबकि हमारे नेबर कंट्री में ब्लैक जैसी और सितारे ज़मीन पर है जैसी मूवीज़ बन गई हैं। हम लोग नहीं, बिल्कुल हमारे राइटर्स पता नहीं ऐसे ड्रामे लिखने से पहले हम लोगों से क्यों नहीं मिलते। और ये सब प्रॉब्लम जो हैं ये हैं और मजबूरी और लाचारी खत्म करना होगी। ये जो उन्होंने बात की, एक तो ये मेरे ख्याल में वो जो लोग इम्पोज कर देते हैं, मगर ये खुद जो हैं माजूर लोग हैं बेसिकली, जो ऐसे लफ्ज़ और ऐसे एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं। मतलब मैं आपको एक छोटा सा है तो बहुत ज़ाती वाक़या और कमालुद्दीन साहब के हवाले से है, तो मैं आपको सुना देता हूँ कि मुझे ज़िंदगी में इतनी इंस्पिरेशन कमाल साहब से कैसे मिली। हमारा एक सिस्टम था कि हमें एक एग्रीगेट करना पड़ता था अंग्रेज़ी के, जब हम साम्राज्य अदब कहा करते थे उस वक्त हम, जब हम अंग्रेज़ी कर रहे थे, तो मेरा वो एग्रीगेट ना बना तो मैं बड़ा डिप्रेशन में चला गया कमरे में। तो एक दिन मेरा हॉस्टल का दरवाज़ा नॉक हुआ तो कमाल साहब थे, वो लड़के को वापस भेज दिया और फिर उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई, पता नहीं इनको याद है या नहीं, वो उनकी अपनी कहानी थी।
और कहानी सुनाते हुए जो उसकी पंच लाइन आखिर में जब वो आए तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो, मैं सोता हूँ तो सोने से पहले दुआ मांगता हूँ कि कोई ख्वाब आ जाए ताकि मैं देख सकूँ। तो मुझे अपना आप इतना हकीर लगा और मुझे वो अपना घटिया सदुख कितना छोटा लगा। और फिर ये मतलब मैं आज ये कह सकता हूँ कि उस्ताद की हैसियत से ज़िंदगी में फिर मैंने जो भी छोटी मोटी लड़ाई लड़ी, वो उसके पीछे एक ऐसे आदमी का हाथ है जिसे बजाय हम, तो मैं समझता हूँ ये बेचारे नहीं है, बल्कि इन्होंने हम बेचारों को जो है जिंदगी में खड़ा होना सिखाया है। इसमें शाजिया एक और बात है, जब मैंने कमालुद्दीन साहब से ये पूछा था ना सवाल के आपको इमोशनल स्ट्रेंथ किसने दी, तो उन्होंने जिक्र किया कुछ अपने रिश्तेदारों का, अपने फ्रेंड्स का, अपने अहले खाना का। तो वो मेरा सवाल का मकसद ही ये था कि जो लोग किसी ना किसी इस तरह की प्रॉब्लम में आ गए हैं, उनको उनकी अपनी हिम्मत के साथ साथ उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, जो समाज है, जो सोसाइटी है, उस पर एक बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और ये उनकी तरफ से जब सपोर्ट मिलती है तो फिर कमालुद्दीन साहब PhD करके आज हमारे सामने बैठे हैं। आज वो बहुत सारे ऐसे लोगों से बेहतर हैं जिनके पास आंखें हैं, उन्होंने लेकिन तो बेसिकली हिम्मत देने की जरूरत है। और सबसे बड़ी जो अहम बात है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जैसे इन्होंने जिक्र किया, ब्रेल सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, लेकिन शाजिया अगर हम देखें तो हमारे यहाँ अभी तक जो आगाही स्टेट लेवल पर भी नहीं है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी पूरी दुनिया में ये हुआ कि जो लोग डिसेबल थे उनके लिए हम जब भी कोई नई कंस्ट्रक्शन हुई, जो हालात वहाँ पर एक्सेस को इजी बनाया गया लोगों को। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ आप जाएं रेस्टोरेंट्स में जाएं, वहाँ पर कोई उनके लिए वॉशरूम नहीं होता, अगर स्कूल कॉलेजेस में नहीं है, फिर सड़क क्रॉस करने के लिए जो फुटपाथ है उसको इस तरीके से नहीं बनाया जाता कि अगर कोई व्हील चेयर पे है तो उसको क्रॉस कर सके, उसमें नहीं है। एक ऐसा मुझे एक इजाजत दें, एक सिर्फ मुझे इजाजत दें कि मैं एक जो सबसे बड़ा मंसूबा है लाहौर में इस वक्त रैपिड बस का मंसूबा जो है, उसमें वो बड़े बड़े पुल बने हुए हैं वहाँ पे। आप यकीन करें कि वो उस पर ना कोई उन्होंने कोई एस्केलेटर लगाया है, ना कोई लिफ्ट लगाई है, यानी वो जो लोग जो चलने फिरने से माजूर हैं वो तो टोटली इससे सिस्टम से फायदा ही नहीं उठा सकेंगे। इस बस उनके लिए है ही नहीं। तो ये जरूरी है कि हमारी इंतजामिया, हमारी स्टेट में ऐसे लोगों को कंस्ट्रक्शन कोड तब्दील किए जाए, आगाही दी जाए, और ये लोग बेचारे नहीं है जैसे। जी हाँ, आज के दिन का मैसेज भी यही है कि इन लोगों के साथ बेचारगी और जो मजबूरी और लाचारी का लफ्ज़ है उसको इन लोगों के साथ मंसूब ना किया जाए। बिल्कुल इन्हें इंडिपेंडेंट रहने की ट्रेनिंग दीजिए और हमारी सोसाइटी को इसकी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस और ट्रेनिंग की जरूरत है। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ मजीद खबरों पर बात करेंगे। जिंदगी हर घड़ी मुस्कुराती रहे, साथ प्रोफेसर उमर दराज डोगर है, ये भी ब्लाइंड है, ये भी आज के दिन के हवाले से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी उमर दराज साहब, आज के दिन पर आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। आपने जो है वो हमारे हवाले से जो है वो बात की है। मोहतरमा असिस्टेंट प्रोफेसर उमर दराज डोगर नाम है मेरा, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज शेखुपुरा में पोलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। इस हवाले से बात ये करनी है कि डॉक्टर साहब की मैंने गुफ्तगू सारी जो है वो सुनी, तो डॉक्टर साहब ने फरमाया ये बात दुरुस्त है इस मुआशरे के हवाले से कि यहाँ बेचारगी का लफ्ज है। जो बेचारगी है वो बेचारगी का मतलब है कि बंदा कुछ नहीं कर सकता, तो लेकिन ये बेचारगी उस सूरत में हमारे पे अप्लाई होती है जब हम कुछ कर नहीं सकते। जब हम बाकी जिंदगी की तमाम फील्ड्स में जो है वो साथ साथ चल रहे हैं, तो मेरा ख्याल बेचारगी वाली तो बात नहीं है। मुआशरे के अंदर अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये आगाही नहीं है कि बंदा किसी एक हवाले से माजूरी है तो बाकी जो जिंदगी के तमाम एस्पेक्ट्स हैं उस हवाले से तो वो पूरा है, उस हवाले से तो हर हवाले से लोगों के साथ जो है वो हर फील्ड में साथ साथ चल रहा है, तो मेरा ख्याल बेचारगी नहीं है। ये मेरी बहुत जगहों पे ये इसी बात पे कि हाफिज साहब बेचारे, ये बेचारगी की वजह से कई दफा जिंदगी में इसी मुआशरे के अंदर लड़ाई हुई है। बिल्कुल, और इसी से आपके हौसले और हिम्मत कम होती है। पुलिस डिपार्टमेंट और इसके अलावा मतलब कहीं भी हम जाए
बेचारा, तो जिस बेचारगी की वजह से मुझे सख्त जो है ना वो एलर्जी है, इस वाले से कि माजूरी वो होती है कि जिसमें बंदा कुछ करने के काबिल ना हो। मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से रोल ऑफ ऑनर हूँ। ब्लड डोनर सोसाइटी बनाई है 1864 में जो है वो यहाँ पे कॉलेज बना है। तो अब 93 to 95 मेरा सेशन है। मैंने न्यू हॉस्टल में ना सिर्फ ब्लड डोनर सोसाइटी कायम की बल्कि उसके लिए ब्लड इकट्ठा किया, जिसकी वजह से मैं रोल ऑफ ऑनर हूँ। यहाँ पे मेरे गांव में बहुत पढ़ा लिखा था, 7-8 हजार की आबादी है। वहाँ पे जो है वो कोई मेरे से पहले जो है वो ना FA था, ना BA, ना MA। मैं पढ़ने के बाद वहाँ पे स्कूल पे कब्जा था, जो वाहद मैंने कब्जा खाली करवाया दूसरे लोगों से। तो मेरा ख्याल है कि बेचारगी का लफ्ज तो इस हवाले से हमारा खत्म होता है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर, बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब। इन्होंने प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल मैसेज होगा। जी मैसेज दीजिए। हेलो जी, मैसेज दीजिए। लाइन कट गया। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्त बिल्कुल कम है, आप आज के दिन के हवाले से कुछ बात कुछ मैसेज अभी देना मैंने शाजिया जी मैंने जिक्र किया था इंडिपेंडेंट लिविंग के। जी, इंडिपेंडेंट लिविंग के साथ हमें एक फ्रीडम ऑफ चॉइस भी मिलते हैं, ठीक है ना। हम अपने पसंद के कंपनी सोसाइटी बना सकते हैं, दोस्त अहबाब बना सकते हैं, शादी कर सकते हैं, क्योंकि हम वी नो हमारे पास इंडिपेंडेंट लिविंग होगा और उसके अंदर इकोनॉमिक फ्रीडम भी होएंगे हमारे पास। इसलिए मैं एक छोटा सा मैं बतलाऊं जी कि हमारे गवर्नमेंट के तो प्रोविजन है कि माजूरीन को भी मसन दिया जाए नौकरी, लेकिन मैं इससे बढ़ के मैं कहूँगा कि हमें अपना एबिलिटी के मुताबिक हमें जो है ये नौकरियां भी होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करना चाहिए। जिसका को अब अमृतया सेन इकोनॉमिस्ट ने कहा है कैपेबिलिटी अप्रोच, ठीक है जी। हम जो है तो अपने कैपेबिलिटी के मुताबिक हम साबित कर रहे हैं वी आर व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ। हम के किस चीज़ के कितना हमारे पास मेटल है हम प्रूफ कर रहा है, ठीक है। हमें उसी हिसाब से सोसाइटी ने भी और समाज में भी गवर्नमेंट में भी और हमें उस अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए ताकि हम अपने सलाहियतों को साबित कर सके और ये हम यूजलेस मेंबर ऑफ द सोसाइटी ना बने, हमें बेचारा ना कह सके कोई, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। यही मैसेज के बेचारा ना कहा जाए, लाचारी इनके साथ जो है वो ना जोड़ी जाए। बड़ा अहम रोल है इनका हमारी सोसाइटी में। वक्त कम रह गए, खबर हमें डिस्कस करनी है मैम, क्योंकि कल अल्ताफ हुसैन बड़ी जबरदस्त एक इशू है। देखें, बड़ी बहस चल रही है इस पर। बहस के अलावा ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी आ गई और इसमें मैंने पिछले प्रोग्राम में ये कह रहा था कि जो अदलिया के जजेस हैं उनके जो रिमार्क्स हैं वो आम बंदे के रिमार्क्स नहीं होते, बहुत अहम होते हैं। और कल मैं अल्ताफ हुसैन की तकरीर सुन रहा था जिसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया, अपना जो मौक़िफ़ बयान किया और जिसमें उनका ये कहना था कि ये साजिश है MQM के ख़िलाफ़, हल्का बंदियां करके, और उनकी ये कहना कि इजारादारी वर्ड जो है कि किसी सियासी जमात की इजारादारी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो एक डिमांड उन्होंने की है, उन्होंने कहा है चीफ जस्टिस से कि वो नोटिस लें, सदर से कहा वो नोटिस लें। डिमांड ये किया है कि वो जो जजेस हैं जिनकी तरफ से ये रिमार्क्स आए हैं वो अपोलोजाइज करें। और एक जो सबसे जो उन्होंने बात कही, जो एक छोटी सी बात थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमें इस तरह आप दीवार के साथ मत लगाएं, हमें इस तरह मत धकेलें कि फिर यहां से भी कोई आजादी का नारा लगने लगे। तो ये जो उनके कंसर्न है उनको सुनना चाहिए, इसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में। जी असलम खान से। असलम, जिस तरह नई हल्का बंदियों पर बहस चल रही है, MQM ने तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया, बाकी जो वहां पर और सियासी जमातें हैं वो इस पर क्या कहती हैं? शायद बाकी जमातों का मौक़िफ़ ये है कि जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था 2002 में और जो उस वक्त हल्का बंदियां की गई थी वो किसी एक जमात को उन दीगर जमातों का मौक़िफ़ था कि फायदा पहुंचाने के लिए की गई है, तो नई हल्का बंदियां होनी चाहिए। यहाँ मैं आपको ये बताऊं कि आज से तकरीबन 6-8 महीने पहले मुस्लिम लीग फंक्शनल ने इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त की थी कि सिंध में जो है वो सांगड़ या दीगर हल्कों में पोलिंग स्कीम भी तब्दील की जा रही है और हल्का बंदियां इस तरह की जा रही है कि मुस्लिम लीग फंक्शनल के वोट बैंक को तोड़ा जा सके। ये आज से 8 महीने पहले उन्होंने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था सिंध में और वहां पर उनका मौक़िफ़ ये था कि इसको देखा जाए, ये मामला जो है वो उस पर उन्होंने एहतजाज शुरू किया था। बाद में वो एहतजाज बढ़ते बढ़ते उनकी हुकूमत से अलहदगी पर मुंतज हुआ था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का यह मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि पहले मर्दमशुमारी कराई जाए, उसके बाद हल्का बंदियां कराई जाए। मैं ये बात आ गई सारी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि फील क्या है, आप कराची में हैं, वहां पर आपकी लोगों से इंटरेक्शन होती है, ये जो मामला खड़ा हुआ है कंस्टिट्यूएंसीज का और उसके बाद फिर अल्ताफ साहब की जो तकरीर आई है, ये जो एक कन्फ्रंटेशन है, उसके बाद आप फील क्या है शहर में? और इसके साथ मैं सवाल ऐड कर दूं, ये भी सुन लीजिएगा
कि ये जो डेमोग्राफी चेंज हुई है, जो लोग आए हैं, पावर मैप रीड्रा हो रहा है। हमें ये लग रहा है कि पख्तून अब 30-40 लाख है वहां पे, और जो पहले पावर में थे वो थ्रेटन फील करते हैं। नए लोग आ गए, तो क्या पावर मैप रीड्रा हो रहा है कराची का? अब ये बिल्कुल इस तरह की फील्ड जो आप बात कर रहे हैं कि पावर मैप जो है वो रीड्रॉ हो रहा है, इस तरह की चीजें भी आ रही है। देखिए मुख्तलिफ तहफुजात भी सामने आ रहे हैं। अब वोटर्स फहरिस्तों पर भी सामने चीजें आ रही है कि वोटर 40 लाख वोट यहाँ से दूसरे सूबे में मुंतकिल हुए, वोट तो पूरे मुकम्मल नहीं है। एमजीएम की जाने से बड़ा शदीद इस पे तहफ़्फ़ुज़ सामने आ रहा है कि जो अब नई हल्का बंदियां हो रही है वो उनको तकसीम करने के लिए, लेकिन दीगर तमाम जमातों का मौक़िफ़ ये कि हल्का बंदियां होनी चाहिए। लेकिन जो काम हुकूमतें करने का अगर वो नहीं करेगी तो फिर दूसरे इदारे करेंगे, ये राय भी सामने आ रही है। मैं आपसे बेसिकली यही जानना चाह रहा था कि जो हल्का बंदी सुप्रीम कोर्ट करने जा रही है उसके हवाले से आम आदमियों की फील क्या है? क्या लोग समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का ही काम है? नहीं, लोगों के बारे में ये सामने आ रहा है कि ये काम इलेक्शन कमीशन का है, लेकिन एक चीज ये सामने भी आ रही है कि अगर इदारे अपना काम नहीं करेंगे तो फिर किसी न किसी को तो करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट अगर डिसफंक्शनल है इदारे अगर डिसफंक्शनल है तो फिर जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ही रेमेडी रह जाती है। असलम, बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से शबनम, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लेके आए। प्रोग्राम में आप फीडबैक दीजिए, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।